अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम MCQs की प्रैक्टिस करेंगे 1 to 19 जितने भी चैप्टर्स हैं सिवाय चैप्टर नंबर 9 के, जो कि है सिंपल मशीन, जो कि एक्सक्लूड हो गया है हमारे कंडेंस सिलेबस में। तो हम मिक्स MCQs की अब तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं MCQ नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? ये चैप्टर नंबर 14 का क्वेश्चन है। तो सबसे ज़्यादा पहले तो ये समझें कि सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस ऑन द अर्थ कौन सा है। सबको पता है, ना रूबी है, ना ग्लास है, ना कॉमन सॉल्ट है। तो सबसे सख्त चीज़ जो है, हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है, वो डायमंड है। तो इसीलिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर हो गया डायमंड। और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आई थिंक होता है 2.42। सेकंड पढ़ लें। वैसे तो ये कंडेंस हो चुका है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। डॉक्टर अब्दुल सलाम वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ ऑन हिज वर्क ऑन। डॉक्टर साहब को जो है नोबेल प्राइज़ मिला था किस काम पे, किस फील्ड में? तो इसका आंसर है GUT, दैट इज़ ग्रांट यूनिफिकेशन थ्योरी। नेक्स्ट देखें। इफ़ अ बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट इज़ सेड टू बी इन डैश। अगर कोई भी बॉडी फिक्स, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रही है तो वो किस कंडीशन? तो देखें, न्यूट्रल और अनस्टेबल तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो स्टेट्स हैं। अब या तो स्टैटिक होगा या तो डायनामिक हो। अब स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, सही है, रेस्ट में, और डायनामिक का मतलब होता है मूविंग। तो यहाँ पे बॉडी मूव कर रही है, तो इसका आंसर है डायनामिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट देखें। द वर्क विल बी पॉजिटिव इफ़ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज़। ये कह रहे हैं अगर वर्क पॉजिटिव होगा कब? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल कितना बन रहा होगा। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 केसेस हैं। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 0 होगा तो वर्क पॉजिटिव होगा। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 180 होगा तो वर्क नेगेटिव होगा। और अगर दोनों के दरमियान एंगल 90 होगा तो वर्क 0 होगा। तो हमारे पास जो आंसर है इसमें क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि वर्क इज़ पॉजिटिव व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ 0 डिग्री। 0 आंसर है। अगला देखें। 1 किलोवाट इज़ इक्वल्स टू डैश वाट। आपको पता है वाट होगा, ये किलोवाट होगा। ये किसके यूनिट्स हैं? ये पावर के यूनिट हैं। और 1 किलोवाट में कितने वाट्स होते हैं? किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 इज़ इक्वल्स टू 1000। 1000 इसका आंसर है। वेन एवर वर्क इज़ डन ऑन एन ऑब्जेक्ट। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे काम किया जाता है तो उस ऑब्जेक्ट को क्या मिलती है? फोर्स मिलती है, पावर मिलती है, एनर्जी मिलती है, स्वेट मिलती है। तो स्टूडेंट्स, वर्क जब किसी भी चीज़ पे किया जाता है, वर्क का ताल्लुक़ डायरेक्ट एनर्जी से है। सही है। दोनों के यूनिट्स पता है क्या होते हैं आपको? जूल होते हैं। वर्क का यूनिट भी जूल होता है और एनर्जी का यूनिट भी जूल होता है। तो किसी भी चीज़ पर जब काम किया जाता है तो उसको क्या मिलती है? एनर्जी मिल जाती है। ठीक है। अगला देखें। पावर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ। चैप्टर 8 में आपने पढ़ा होगा पावर जो है वो प्रोडक्ट है किन 2 चीज़ों का। तो ये एक डेरिवेशन है जिसका आंसर आता है P इज़ इक्वल्स टू FV। पावर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ए वाला इसका आंसर है। 1 हॉर्स पावर इज़ इक्वल्स टू डैश। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं ये भी पता होना चाहिए आप। 1 हॉर्स पावर में 746 वाट्स होते हैं। सही है। ये पेपर में आता है 1 HP इज़ इक्वल्स टू डैश वाट। तो इसका आंसर है 746। द फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ वैल्यू ऑफ G इज़। जो ऊपर से नीचे गिर रही होती हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ जो होती हैं, उसमें G की वैल्यू कितनी होती है? हमें और आप सबको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट देखें। द एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ कैपिटल G इज़। कैपिटल G, बड़े G की वैल्यू क्या होती है? ये भी पता होना चाहिए। 6.67 10 की पावर -11। ए वाला आंसर है, यहाँ माइनस लगेगा। अगला देखिए। द ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज़। देखिए, मीटर लेंथ का यूनिट होता है, न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है, टाइम का यूनिट होता है सेकंड्स। तो भाई एनर्जी का यूनिट क्या हो गया? जूल हो गया। अगला देखें। द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग सम वर्क इज़ कॉल्ड डैश। काम करने की सलाहियत को क्या कहते हैं? सबको पता है एनर्जी कहते हैं, तवानाई कहते हैं। द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग सम वर्क इज़ कॉल्ड
एनर्जी। नेक्स्ट देखें, पावर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ डैश एंड डैश, अभी आ गया था, सही, अभी आया था लास्ट 2-3 को MCQ पहले। तो इसका आंसर है सी, दैट इज़ बोथ फोर्स एंड वेलोसिटी। पावर इज़ द डैश क्वांटिटी, पावर कौन सी क्वांटिटी है? पावर का फॉर्मूला होता है W/T, सही है। W फॉर वर्क, दैट इज़ स्केलर, T फॉर टाइम, दैट इज़ स्केलर। तो पावर भी कौन सी क्वांटिटी हो गई? स्केलर क्वांटिटी हो। अगला देखें, द यूनिट ऑफ वर्क इज़ डैश, वर्क का यूनिट क्या होता है? देखिए, वर्क का यूनिट जूल होता है, लेकिन यहाँ पे जूल दिया हुआ ही नहीं है, तो इसका मतलब डी आंसर है हमारा, नन ऑफ देम। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड डैश, सही है। हम जो काम करते हैं किसी भी टाइम में, क्योंकि रेट वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे डिवाइड में टाइम आता है, ठीक है। और आगे क्या लिखा हुआ है? ऑफ डूइंग वर्क, तो इसका मतलब W/T, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क अपॉन टाइम किसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स? पावर का फॉर्मूला होता है। अगला देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ इक्वल्स टू, ये कह रहे हैं अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा? पावर तो मिलने से रहा, क्योंकि पावर का फार्मूला होता है W/T, एनर्जी भी नहीं मिल रहा। और ये वर्क का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? वर्क का फार्मूला होता है F×D। तो इट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड वर्क। नेक्स्ट देखें, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दैट इज़ कैपिटल G इज़ डिटरमाइंड बाय, ये कैपिटल G की वैल्यू जो हमने पढ़ी थी 6.67 10⁻⁻11, ये किसने डिटरमाइन की थी? ये इसका आंसर है कैवेंडिश, और एक मेथड था कैवेंडिश मेथड या कैवेंडिश बैलेंस के जरिए डिटरमाइन की थी। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G इज़, ये अभी हम पढ़ चुके हैं 6.67 10⁻⁻11। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरीज इनवर्सली विद, ये कह रहे हैं जो G की वैल्यू है, ग्रेविटी की वैल्यू है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? तो स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा वैल्यू ऑफ G डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड, सही है, सॉरी इंक्रीजेस विद एल्टीट्यूड। तो आप बताएं डिक्रीजेस होगा या इंक्रीजेस होगा? तो पता चला अर्थ से जितना ऊपर जाते जाएंगे वैल्यू ऑफ G कम होती जाएगी, तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ G इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हाइट के। जितना ऊपर जाएंगे वैल्यू ऑफ G उतनी कम होगी, सही है, और जितना नीचे आएंगे वैल्यू ऑफ G उतनी बढ़ेगी। तो इट मीन्स यहाँ जो आंसर है वो एल्टीट्यूड है, और एल्टीट्यूड का दूसरा नाम हाइट होता है। अगला देखें, कैपिटल G इज़ कॉल्ड, क्या होगा भाई? कैपिटल G हम कहते हैं ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को नहीं कहते, फोर्स को नहीं कहते, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को नहीं कहते, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम कैपिटल G कहते हैं। अब देखें भाई, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज़ डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड, वो आपने पढ़ा होगा, क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन्स का था चैप्टर 7 में, F=G m1m2/r²। ये कह रहे हैं कि फ़ोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है, जो प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस पे डिपेंड करती है, और किस पर डिपेंड करती है? तो आपने पढ़ा होगा ना, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद सम फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसका मतलब ये आंसर क्या आएगा? इन डिस्टेंस बिटवीन देम। अगला देखें, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल G, ये भी आसान है। द यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज़, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? अच्छा, वेलोसिटी का यूनिट इसमें चारों गलत दिए हैं। मीटर पर सेकंड जो होता है ये एक्सेलरेशन का होता है, मीटर लेंथ का होता है, मिलीमीटर, ये भी वेलोसिटी का यूनिट नहीं होता, मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी नहीं होता। तो इसका मतलब ये करेक्शन है इस MCQ। स्पीड का यूनिट क्या होता है? सबसे ए वाला आंसर है मीटर पर सेकंड। द यूनिट ऑफ डिस्टेंसेस, ये भी पता है, फासले का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज़ मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ कॉल्ड, अभी आपको लास्ट बताया था कुछ MCQ पहले कि जब भी रेट आता है तो डिवाइड में क्या आता है? टाइम आता है, सही है। तो ये बन जाएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये किसका फार्मूला होता है? तो ये फार्मूला होता है एक्सेलरेशन। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये कह रहे हैं कि डिस्टेंस जो है कवर तो हो रहा है लेकिन किसी ख़ास डायरेक्शन में कवर हो रहा है,
सही है। तो देखें, सबसे पहले तो ये समझें, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम, तो ये फॉर्मूला बन गया एस अपॉन टी, और एस अपॉन टी किसका फॉर्मूला होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है। सही है, एस अपॉन टी किसका फॉर्मूला होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है एस अपॉन टी। लेकिन साथ साथ क्या कह रहे हैं? इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो इसका मतलब स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी, वेलोसिटी इसका आंसर है। ठीक है, लास्ट देखते हैं हम, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड, डिस्टेंस जो है किसी भी टाइम में कवर किया जाए उसको क्या कहते हैं? हम ऊपर पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम किसका फॉर्मूला होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ MCQs थे जो हमने किए हैं, और ये वीडियो का पहला पार्ट है, तो 3-4 पार्ट इंशाल्लाह बनाएंगे हम, जिससे आपके MCQs की तैयारी हो जाएगी। तो इनको देखें आप, प्रैक्टिस करें। कुछ ना समझ में आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।